हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरदोरा एनिमे पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जियोंग हैस्योंग किम से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह के समय किम और योन एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी योन किम से पूछता है कि क्या आपने सच में जियोंग हैस्योंग को बेहोश किया था। ये सुनकर किम सोचता है कि अच्छा, तो इसने मुझे सुबह सुबह इसलिए यहाँ बुलाया था। फिर वो उसे बताता है कि हाँ, कुछ ऐसा ऐसा ही है। अच्छा, वैसे तुम भी गेट में पकड़ लिए गए थे, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये सुनकर योन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि किम उसकी चिंता कर रहा है। फिर वो किम से बोलता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने मुझे पहले ही धक्का दे दिया था। तभी किम को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसे उठाकर वो हेलो कहता है। तभी वहां से आवाज आती है कि क्या यह किम किरियो का नंबर है? मैं जियोंग हैस्योंग बोल रहा हूँ। ये सुनते ही किम किरियो एकदम से हैरान रह जाता है। असल में किम ने एसोसिएशन को अपना नंबर दे दिया था, ताकि जब भी जियोंग हैस्योंग उठे तो वो उससे अपने आप माफी मांग सकें। फिर वो योन से थोड़ा दूर जाता है और सोचता है कि आखिर मुझे कैसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन तभी जियोंग हैस्योंग बोलता है कि मुझे तुमसे पिछले कल के बारे में कुछ प्रश्न पूछने हैं। क्या उस गेट में तुम ही थे जिसने मुझे बेहोश किया था? सच कहूं तो मैं उस दिन एकदम से ही बेहोश हो गया था, इसलिए मुझे उसके पहले की या उसके बाद की कोई यादें याद नहीं है। मुझे शक था कि यह शायद हंटर कैंग चैंगो ने किया होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है। अब ये सब कुछ सुनकर किम सोचता है कि जियोंग हैस्योंग को इतना याद है कि उसको किसी ने पीछे से सिर पर मारा था। लेकिन परेशानी यह है कि जब वो पीछे मुड़ा था तो जिस व्यक्ति को उसने देखा था वो कोई और नहीं बल्कि मैं था। अब ये सोचकर किम काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि यह तो काफी ज्यादा बुरा हुआ। ये एस रैंक का कीड़ा अभी काफी ज्यादा कंफ्यूज है, और यही नहीं बल्कि अजीब अजीब सी रिपोर्टें भी बाहर आ रही हैं। क्या मुझे इसे बता देना चाहिए कि कैंग चैंगहो ने मुझे इसके लिए मजबूर किया था, लेकिन आखिर ये मुझ पर विश्वास क्यों करेगा? बाद में मैंने थोड़ी खोजबीन की थी, उससे मुझे पता चला कि ये जियोंग हैस्योंग, इसे यहाँ का राष्ट्रीय हीरो इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि यह न्याय का आदर्श है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसने अकेले ही बहुत बड़ी संख्या में गेट बंद कर दिए थे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो यह काम में डूबे रहने वाला व्यक्ति है, जिसे सिर्फ गेट क्लियर करने की परवाह है। क्या ऐसा आदमी सच में मेरे जैसे अफरंग की मदद करना चाहता था? और पहली बात, क्या यह कैंग चैंग हो को हरा भी सकता है? फिर किम जियोंग से बोलता है कि मुझे माफ कर देना जियोंग हैस्योंग, वो मैं ही था जिसने तुम्हें बेहोश किया था। मुझे चिंता थी कि तुम अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो, और ऐसा ही हुआ। जब तुम सो रहे थे तब मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने का प्लान बना रहा था। और हाँ, मेरे पास तुमसे माफी मांगने के लिए एक चीज भी है जो हमें उस ग्रेड क्लियर करने से मिली थी। ये सुनते ही जियोंग हैस्योंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। यह एक ऐसी बात है जिसे हम बातचीत से सुलझा सकते थे, लेकिन अब तुम सोच रहे हो कि अगर तुम मुझे ये बेकार चीज दोगे तो सब कुछ सुलझ जाएगा। तुम बड़े गिरे हुए आदमी हो। तुमने मुझे गेट में बेहोश किया था तो यह सामने पता चलता है कि तुम्हारा इरादा क्या था। तुम मुझे सेक्रीफाइस करने जा रहे थे ताकि तुम सुरक्षित बच सको, है ना? और अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो तुम और कैंग चैंगो एक दूसरे को पहले से जानते थे। क्या तुम दोनों आपस में मिले हो? और हाँ, क्या तुम सच में एक अफ्रीकन कंट्रा हो? कि मुझसे कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन जियोंग हैस्योंग तभी उसे रोक देता है और कहता है कि बस, अब हम इससे ज्यादा बात करेंगे तो वो समय की ही बर्बादी होगी। अब से मैं तुम पर नजर रखने वाला हूँ। ऐसा कहकर जियोंग सीधा फोन काट देता है। फिर तभी जियोंग हैस्योंग की असिस्टेंट उसे एक डॉक्यूमेंट बताती है और कहती है कि ये वो जानकारी है जिसके लिए आपने कहा था। गिल्ड ने जल्दी ही इसके लिए कार्रवाई की थी, इसलिए सभी लेख हटा दिए गए हैं। फिर जियोंग हैस्योंग उन सभी कमेंट्स को पढ़ता है जिसमें उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, जिसे देखकर वो असिस्टेंट बोलती है कि आपको इन कमेंट्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जियोंग बोलता है कि भले ही सभी लेख गायब हो गए हों, लेकिन सभी लोग पहले से ही जानते हैं। अब जब सब लोग देख चुके हैं कि एक एस रैंक के हंटर को भी हराया जा सकता है, तो लोग चिंता में आ गए हैं। तभी असिस्टेंट बोलती है कि मेरे हिसाब से तो कैंग चैंगो ही इस सभी के जिम्मेदार हैं। जैसा कि आपने कहा था, मैंने उस हंटर का बैकग्राउंड भी चेक किया, वो सच में एक एफ रैंक का हंटर ही है। इस पर जियोंग बोलता है कि मैंने भी एक समय के लिए यही सोचा था, लेकिन कुछ बात नहीं बन रही है। अगर वो हंटर सच में एक एफ रैंक का हंटर होता तो आखिर कैंग चैंगो उसे क्यों जिंदा रहने देता? आखिर कैंग चैंगो क्यों एक एफ रैंक को इसका दोस्त लेने के लिए मजबूर करेगा? उसे इतने सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो उसे मार भी सकता था। और सबसे ज्यादा जरूरी, किम किरयू की आंखें जब वो मुझे गिरते हुए देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो किसी इंसान को नहीं बल्कि एक फेंकी हुई चीज को देख रही थी। वो ठंडी उदासीन निगाह। जब से मेरी वेकनिंग हुई है तब से मैंने किसी से भी इतनी बेचैनी महसूस नहीं की। जैसा कि मैंने सोचा था, इसकी पूरी संभावना बनती है कि उसकी रैंक झूठी है। तुरंत एसोसिएशन से संपर्क करो। मैं किम किरयू के अवेकनिंग लेवल को दोबारा जांचने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। फिर दूसरी तरफ किम किरयू सोच रहा होता है कि स्किल्स अवेकन व्यक्तियों की महान शक्तियों को बताने के लिए एक सामान्य शब्द।
हर एक अवेकन व्यक्ति अवेकनिंग के समय कम से कम एक स्किल तो प्राप्त करता ही है। लेकिन अभी इस ग्रह में जादू की कुछ रोक हैं। जादूगर सिर्फ उसी प्रकार का जादू इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें वे अवेकन हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जियोंग हस्योंग जो कि आग का इस्तेमाल करता है, चाहे वो किधर भी मेहनत करें, वो बर्फ के जादू को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। अगर वो किसी दूसरे प्रकार का जादू करना चाहता है तो इसके लिए एक ही रास्ता है। उसे स्किल स्टोन नाम के एक जादुई टूल के लिए एक भारी कीमत चुकानी होगी। लेकिन मेरा केस अलग है। मैं एक पुनर्जन्म वाली आत्मा हूँ जो पहले से ही जादू के बारे में सब कुछ जानता है। तो इसका मतलब यह है कि जब तक मैं सभी शर्तें पूरी करता हूँ तो मैं इस पृथ्वी के किसी भी जादू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं एक जीनियस हूँ, लेकिन समस्या यह है कि मैं अभी के लिए अपना टैलेंट दिखाने के काबिल नहीं हूँ। और ऊपर से ये घटना हो गई जिसने एसरंग हंटर्स और सभी लोगों का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित कर दिया। और बस इसीलिए मैंने काफी ज्यादा खोजबीन शुरू कर दी और आखिरकार मुझे एक रास्ता मिल ही गया। वो है जादुई एम्पलीफायर का इस्तेमाल करना। मेरा शरीर पूरी तरह से टूटा हुआ है, इसलिए मैं जादू का उपयोग नहीं कर पा रहा। लेकिन क्योंकि मैं अभी भी सांस ले रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आंतरिक जादू कर सकता हूँ। और मैं उसी छोटी मात्रा का इस्तेमाल जादुई एम्पलीफायर के लिए एक तेल के रूप में करूंगा। लेकिन सभी जगहों को जोड़कर एम्पलीफायर को बनाने के लिए चीजें इस जादुई टावर में हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोरिया का जादुई टावर है जिसके द्वारा आप अलग अलग गेट्स में जा सकते हैं। जैसे ही किम वहां जाता है, उसे देखकर बाहर सिक्योरिटी गार्ड उसे बोलता है कि अरे मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि यहाँ बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जाया जा सकता। इस पर किम बोलता है कि खैर आज मैं अपॉइंटमेंट लेके आया हूँ। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि अपॉइंटमेंट, वो भी एक एफ रैंक के हंटर को? क्या उठपटांग कर रहे हो? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब तुम्हें लात मारकर यहाँ से भगा दिया गया था और अब तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है। झूठ बोलना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी उन दोनों की नजर सामने की ओर पड़ती है और सामने से कोई और नहीं बल्कि हमारा योन स्योंग आता है। योन स्योंग किम से लेट आने के लिए माफी मांगता है और दूसरी तरफ वो सिक्योरिटी गार्ड योन स्योंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड योन स्योंग का काफी बड़ा फैन होता है और फिर वे उसकी तारीफ करने लग पड़ता है। और फिर वो योन से पूछता है कि वो यहाँ किस लिए आया है। योन उसे बताता है कि वो गिल्ड मास्टर से बात करना चाहता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को अंदर ले जाता है। अंदर जाकर किम सोचता है कि जादुई टावर यह एक बहुत ही बड़ा गिल्ड है जिसके अंदर काफी ज्यादा हंटर्स के नाम हैं। ये मुख्य रूप से हंटर प्रोग्राम्स के माध्यम से पैसे कमाते हैं। फिर योन रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसे अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक टोकन दे देती है और कहती है कि यहाँ साथ में ही एक लिफ्ट लगी है, इसे ले लीजिए और सीधा 60 फ्लोर में चले जाइए। फिर योन और किम दोनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर लिफ्ट में चलने के बाद वे 60 फ्लोर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी किम को कुछ महसूस होता है और वो योन से कहता है कि योन, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ कुछ तो गलत है ना? फिर वो बाहर की ओर देखता है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मैंने 60 फ्लोर दबाया था, लेकिन अभी हम तो सेकंड फ्लोर में ही आए हैं। इस पर योन बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पहले नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमें टेस्ट कर रहे हैं। यह कुछ अफवाहें हैं कि इस गिल्ड की मास्टर कुछ अजीब पर्सनैलिटी की है। लेकिन ये समझ में आता है यहाँ कोरिया में सिर्फ 3 ही एस रैंक हंटर हैं, तो उसके साथ अपॉइंटमेंट रखना काफी ज्यादा कठिन है। यहाँ की मास्टर ऐसा दिखावा करती है कि वो जरूर तुमसे मिलेगी, लेकिन जैसे तुम कंपनी में आते हो तो वे तुम्हें एक बुलबुलैया में फेंक देती है। हमें शायद अपने आप ऊपर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। इस पर किम बोलता है कि चलो तो फिर सीढ़ियों से चलते हैं। फिर थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद वो एक कमरे में पहुंचते हैं और जैसे वो कमरे को खोलता है, वो ऊपर जाने की बजाय सीधा सबसे नीचे पार्किंग लॉट में पहुंच गया है। फिर योन बोलता है कि मैंने सुना है कि अगर हम कोई दरवाजा खोलते हैं तो वो रैंडम जगहों पर खुलता है। इस पर फिर किंग बोलता है कि चलो तो फिर सेकंड फ्लोर में वापस चलते हैं। फिर सीढ़ियों में चलते समय किम मुझसे पूछता है कि अभी तक कितने लोग ये पास कर चुके हैं। इस पर योन बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है। शायद हो सकता है कि आज तक किसी ने भी ना किया हो। यह सुनकर किम बोलता है कि अरे यार, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ कोई तो होगा जिसने इसे पास किया होगा। और स्टाफ के बारे में क्या, कि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? योन उसे बताता है कि इस ऑफिस के कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं। आखिर हम इसे पास कैसे करेंगे? क्या वो यह चाहते हैं कि हम बस अपना समय बर्बाद करें? फिर किम सोचता है कि हम ही हैं जो इनके साथ जल्दी मिलना चाहते थे, लेकिन इस तरह का प्रैंक करना, ये कितना भयानक शौक है। लेकिन ये भूल भुलैया काफी अच्छे तरीके से बनाई गई है। मैं उस जादूगर से मिलना चाहता हूँ जिसने इसे बनाया है। लेकिन तभी किम को उस लिफ्ट से कुछ जादू आता हुआ महसूस होता है और उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। तभी योन बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हम अपना रास्ता बांट कर इधर उधर देखें? इस पर किम बोलता है कि चिंता मत करो योन। ऐसा कहकर वो लिफ्ट के ऊपर हाथ रखता है और सोचता है कि भले ही मैं नकम्मा बन गया हूँ, लेकिन अभी ऐसी चीज है जो मैं कर सकता हूँ। और बस इसी के साथ किम को कुछ महसूस होता है और फिर कहता है कि मैंने ऊपर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया।
यह सुनकर योन काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर किम योन से बोलता है कि योन स्योंग, मेरा एक प्रश्न है, अगर लिफ्ट के दरवाजे के अंदर को खाली करना है तो क्या तुम एक लिफ्ट को दूसरे फ्लोर में भेजोगे? यह ऊपर नीचे जाने वाली लिफ्ट है ना? इस पर योन बोलता है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। और फिर किम अपना काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो लिफ्ट को बुलाता है और फिर वे लिफ्ट के अंदर जाकर सबसे ऊंची फ्लोर यानी 60 फ्लोर को दबा देता है। और फिर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है, वो जल्दी से बाहर आ जाता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है, वो जोर से लिफ्ट को मारता है और उस दरवाजे को तोड़ देता है। और फिर योन स्योंग को बताता है कि यह फ्लोर एक गेट के द्वारा ऊपर तक जोड़ी गई है, इसलिए आप कूद जाओ। ऐसा कहते ही किम लिफ्ट के अंदर कूद जाता है और योन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। थोड़ी देर लिफ्ट के अंदर रहने के बाद वो आखिरकार एक कमरे में पहुंच जाते हैं और तभी उन्हें सामने से आवाज आती है कि तो तुम आखिरकार आ ही गए, और वो भी मेरी भूल भुलैया में आज तक जितनों ने भी हिस्सा लिया है उन सभी से पहले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इमरजेंसी में भागने का छिपा हुआ रास्ता मिल जाएगा। ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। लेकिन यहीं पर तुम्हारा फ्री सफर समाप्त होता है। अब से तुम जादुई टावर की एस्थर यानी मेरा सामना करोगे। मैं आपको बता दूं कि ये हॉट लड़की कोई और नहीं बल्कि इस कोरियन जादुई टावर की मास्टर और गैंग चैंगो और जियोंग हस्योंग की तरह ये भी कोरिया के 3 एस रैंक हंटर में से एक एस रैंक हंटर है। फिर एस्टर उनसे बोलती है कि ठीक है, फिर सभी अपनी सीटों में आ जाइए। और यूनस्योंग, कि तुम अपने साथ इस आए व्यक्ति के बारे में कुछ बता सकते हो? ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा स्किल्ड जांच करने वाला कर्मचारी है। फिर किम उसे बताता है कि मैं किम की रही हूँ। तभी एस्टर उससे बोलती है कि लेकिन सिर्फ तुम्हारी बेकार सी जांचने वाली स्किल के साथ तुम यहाँ इस बुलबुले से बाहर नहीं आ पाते। मैंने इसकी डिफिकल्टी हाई पर सेट की थी, लेकिन तुमने तो इसे आसानी से सुलझा लिया। मुझे स्किल्स वाले लोग काफी ज्यादा पसंद हैं, क्योंकि हम दोनों के पास एक रेयर एट्रीब्यूट है, तो चलो एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ये सुनकर किम बोलता है कि रेयर एट्रीब्यूट, ये तुम क्या बोल रहे हो? एस्टर उसे बताती है कि जांच करने वाले अवेकनर्स काफी ज्यादा रेयर हैं, इसलिए तुम्हें भी काफी खास माना जा सकता है। तभी योन उसे बताता है कि अच्छा, वैसे एस्टर यहाँ एक कर्स एट्रीब्यूट हंटर है, जो कि दुनिया में कुछ में से ही एक है। ये सुनकर किम सोचता है कि कर्स एट्रीब्यूट, अच्छा मैं इसके बारे में सोचूं तो जब मैं इसकी जांच कर रहा था तो मैंने इस कंपनी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। एस्टर, जो कि एक कर्स एट्रीब्यूट हंटर है, वो कमजोरी और धीमी गति जैसी बीमारियों का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स का शिकार करती है। इस दुनिया ने अभी अभी ही मानव को बढ़ते हुए देखा है, तो यह सच है कि पेचीदा मंत्रों का इस्तेमाल करने वाले अभी कम ही लोग हैं। मेरे हिसाब से अभी धरती पर सबसे ज्यादा वेकंड चियोंग हेस्योंग और कैंग सैंगो जैसे व्यक्ति हैं, जो साधारण आग वाले और अपनी शक्ति को बढ़ाने वाले मंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ योंग चियोंग के जैसे वेगनर्स, जिन्होंने डिफेंसिव और हीलिंग जादू सीखा है, वो उससे भी कम है। जांच करने वाली, शराब और माइंड को कंट्रोल करने वाली सब स्पेशल एबिलिटीज और भी ज्यादा रेयर होंगी। फिर किम उसे बोलता है कि तुम्हें एकदम ना बचाने के लिए मुझे माफ कर देना। असल में मैं खबरों से दूर रहता हूँ ना, इसलिए। इस पर एस्टर बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम किसी कोने में रहते हो, क्योंकि मैं आजकल टीवी में काफी ज्यादा आ रही हूँ। खैर, इन सभी छोटी बातों को छोड़ो। योन स्योंग, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें जादू टावर के गेट के साथ कुछ काम है। इस पर योन बोलता है कि असल में मेरा कोई काम नहीं है। तभी किम बोलता है कि मैं गेट के अंदर जाना चाहता हूँ। योन अभी तक अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए मेरी मदद कर रहा था, क्योंकि मैं इतने कम रैंक का हूँ, इसलिए कोई भी स्टाफ मुझे अंदर आने नहीं दे रहा था। इस पर एस्टर उससे पूछती है कि तुम्हारी कितनी रैंक है? किम अपना कार्ड बताता है, जिसे देखकर एस्टर बोलती है, ओ अच्छा, तुम्हारी रैंक एफ रैंक है। यह एक जांच करने वाले के लिए काफी सामान्य है, लेकिन फिर भी तुम कुछ ज्यादा ही कम हो। अच्छा, ये सब कुछ छोड़ो, तुम गेट के अंदर क्यों जाना चाहते हो? अगर तुम कुछ चीजें इकट्ठा करना चाहते हो तो ये एक समस्या होगी। वहाँ के पेड़ों से जो चीजें मिलती हैं वो मेरे लिए भी काफी ज्यादा कम है। किम बोलता है कि मैं पेड़ों वाली जगह को छूऊंगा भी नहीं। फिर एस्टर बोलती है कि वो अच्छा, तो तुम फलों के पीछे नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरे लिए अनुमति देना कठिन है। इस पर किम बोलता है कि वो अच्छा, ऐसा है। तभी एस्टर बोलती है, लेकिन तुम तो एक अलग गिल्ड से नहीं हो, क्योंकि तुम योन स्यूंग के साथ आए हो। इसका मतलब कि तुम भी न्यू बहनों के गिल्ड से हो। खैर, तुम्हें क्या लगता है एक गेट को नया बनाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? मैं अपनी कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे से किसी दूसरे का गिल्ड नहीं बनाना चाहती, लेकिन फिर भी अगर तुम सचमुच जाना चाहते हो तो मैं चाहूंगी कि कोई भी हंटर ना आए। मैं गिल्ड से गिल्ड तक बात करना पसंद करूंगी। अपनी कंपनी से किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जिसके पास असल में कोई शक्ति है, ना कि अपने छोटी रैंक वाले हंटर, ठीक है? मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे किसी का पक्ष लेना या इधर उधर चुपचाप घूमना पसंद नहीं है, तो अपनी गिल्ड को यह अवश्य बता देना। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अंदर जाने की फीस को शुरू से ही गिनना शुरू कर दो।
और वैसे भी छोटी रैंक वाले डंकियन जैसे ज्यादा डी रैंक वाले उनमें क्या मूल्यवान चीज होगी जिसके लिए तुम इतना साहस बता रहे हो। तुम्हें तो वहाँ मौजूद आधी चीजों के बारे में पता भी नहीं होगा। लेकिन अभी किम बोलता है कि लेकिन अंटर एस्टर मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं किसी भी गिल्ड से संबंध नहीं रखता हूँ। ये सुनकर ऐसा थोड़ी चौंक जाती है। तभी योन बोलता है कि अरे हाँ, इनके पास कोई गिल्ड नहीं है, एक टीम तो छोड़ो, इनके पास तो कोई दोस्त भी नहीं है, ये हमेशा अकेले ही जाते हैं। और फिर तभी किम बोलता है कि और तुम मुझे काफी देर से एक जांच करने वाला वेगनर बोल रही थी, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। मैं इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही व्यक्ति को जानता हूँ और वो योंग है। मेरी मदद करने से किसी भी गिल्ड की जेब नहीं भरेगी, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। मेरा कभी भी किसी और के गिल्ड में फ्री का प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं है। किम की ये सारी बातें सुनकर एस्तर काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। एस्तर को इस तरह व्यवहार करते हुए देखकर किम सोचता है कि इस औरत के साथ क्या हो रहा है। ये अचानक से इतनी बावली क्यों हो रही है? अभी तो मैंने इसे असली बात बताई ही नहीं। एस्तर काफी ज्यादा बावली हो जाती है और किम से कहती है कि तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा हाई लेवल की स्किल से कोई संबंध नहीं है? तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मिस्टर किम किरियू, जादुई टावर पर आ जाओ, मैं तुम्हें तुरंत ही नौकरी पर रख लूंगी। अगर तुम मेरी इस बात को मान लेते हो तो गेट में जाने की अनुमति क्या, मैं तुम्हें पूरा का पूरा गेट ही दे दूंगी। ये सुनकर कि मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी योन उसे बताता है कि बड़े गिल्ड के पास जादुई पत्थरों और हथियारों का बहुत बड़ा भंडार होता है, ऑपरेशन स्किल वाले लोगों की बहुत ज्यादा मांग है। तभी किम को यह याद आता है कि ये प्राचीन लोग तो जादुई पत्थर की शुद्धता की जांच अपनी आंखों से भी नहीं कर सकते। जादुई पत्थरों के व्यापार में धोखाधड़ी से बचने के लिए उन्हें अपने साथ एक जांच करने वाले व्यक्ति को ले जाने की आवश्यकता होगी। तभी एस्तर अपनी पांचों गोली सामने दिखाती है और कहती है कि मैं इसके लिए तुम्हें पूरे के पूरे 500 मिलियन दूंगी। यह सुनकर किम बोलता है तुमने क्या कहा? एस्तर फिर से बावली हो जाती है और कहती है कि क्या यह बहुत कम है? क्या वह नियो बहनें तुम्हें इससे ज्यादा दे रही हैं? लेकिन किम की तो अपनी ही अलग खुशी होती है। वो तो ये सोच रहा होता है कि 500 मिलियन में उसे कितने चावल के सूप के कटोरे मिलेंगे। फिर एस्तर उसे बताती है कि कोरियन जादू टावर में हमारे पास पहले से ही लाजवाब जांच करने वाले कर्मचारी हैं, इसलिए काम का भार ज्यादा नहीं होगा। इस पर किम बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे 500 मिलियन के लिए बस एक जांच करने वाले की नौकरी देना चाहती हो? जिसका जवाब एस्तर देती है हाँ बिल्कुल। यह सुनकर किम मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि बस एक डेस्क पर बैठकर सामान छांटना है और मैं ढेर सारा पैसा कमा लूंगा, तो फिर मुश्किल हो जोखिम भरा शिकारी का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं हाँ कह देता हूँ। तभी एस्तर बोलती है इसके अलावा तुम्हें एक हफ्ते में केवल सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा। लेकिन तभी किम को कुछ याद आता है और वो अपने मन में बोलता है कि एक मिनट रुको, काम? मैंने सिर्फ रिटायर होने के लिए दोबारा जन्म लिया है और अब मुझे अपने हाथों से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है और काम पर वापस आना है। सफर करना, ओवर टाइम करना, बॉस का सुबह सुबह नमस्ते करना और कस्टमर्स की परेशान करने वाली शिकायतें। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं काम करने से बिल्कुल इनकार करता हूँ। तभी एस्तर बोलती है कि कैसा रहेगा अगर हम इसमें एक और चीज डाल दें? अगर यून का मन बदलता है तो वो भी कभी भी यहाँ आ सकता है। लेकिन तभी किम बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा मान लूंगा कि मैंने ये ऑफर कभी सुना ही नहीं। ये सुनकर एस्तर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और कहती है कि क्या आखिर तुम कितना पैसा चाहते हो? इस पर किम बोलता है कि यह पैसे के बारे में नहीं है, अगर मैं सच कहूँ तो मेरा किसी भी गिल्ड में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। इस पर एस्तर बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें अपनी बात पर पूरा यकीन है? अगर तुम मेरे इस ऑफर को ठुकरा दोगे तो तुम्हें गेट में जाने के लिए पैसे देने होंगे। मुझे आश्चर्य है कि आखिर तुम इतनी बड़ी रकम कैसे इकट्ठा कर पाओगे। इस पर किम बोलता है कि मैं इसके बारे में बातचीत करना चाहूंगा। यह एक बहुत ही मजेदार चीज है। अगर तुम इसे बिल्डिंग के बाहरी भाग बनाने के लिए इसे कंक्रीट या मेटल के साथ मिलाती हो तो यह पक्के स्तर पर स्किल्स के प्रति एक रोकथाम प्रदान करती है। अगर कोई मॉन्स्टर हमला भी कर दे तो भी ये बिल्डिंग बिना गिरे उसका सामना कर सकती है। यह चीज माना को अब्सॉर्ब करती है। पूरे टावर के चारों ओर एक बैरियर बनाए रखना काफी महंगा होगा, है ना? अकेला यह पैसा अंदर जाने की फीस को कवर करने के लिए काफी होना चाहिए। इस पर एस्टर बोलती है कि यह काफी से भी अधिक ज्यादा है। बेशक ऐसा तभी होगा जब जिस चीज की तुम बात कर रहे हो वो वास्तव में मौजूद है। फिर तभी किम बोलता है कि तो ठीक है, तुम जितना चाहती हो तुम इस पर उतना टेस्ट कर सकती हो। फिर किम अपनी जेब से उस मिट्टी वाले बैग को निकालता है और एस्टर को बताते हुए कहता है कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो इस चीज की जगह के बारे में जानता है, लेकिन मैं तुम्हें इसे बता दूंगा। मैं आपको बता दूं कि ये वही मिट्टी है जिसकी मदद से किम ने उन आग वाले चमगादड़ों को हराया था।
फिर किम सोचता है कि अब मैं इसे बताने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा गेट के आसपास झांकते रहते हैं, तो आखिर में उन्हें इसके बारे में पता चल ही जाता। इससे पहले कि यह सौदा गिर जाए, इसे ऊंचे दाम पर बेचना बेहतर होगा। फिर उस मिट्टी को देखकर एस्तर बोलती है कि क्या इस मिट्टी का सचमुच ऐसा प्रभाव है? क्या तुम सचमुच इतनी जरूरी जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उस गेट में जाने के लिए करने जा रहे हो? कहीं तुमने अन्य स्थानों के साथ भी इस तरह का व्यापार तो नहीं किया होगा? ये सुनकर किम सोचता है कि तुम पहले बहुत ऊंचे और शक्तिशाली होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन अब तुम इसे बस एक गेट कह रही हो। फिर किम एस्तर से बोलता है कि क्या मैं यह वादा करूं कि मैं इसे दूसरों को नहीं बताऊंगा? इस पर एस्टर बोलती है, यदि ऐसा है तो क्या तुम्हें नुकसान नहीं होगा? फिर किम बोलता है कि ये सच हो सकता है, लेकिन मुझे सचमुच इसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। अभी के लिए बस इतना मान लेते हैं कि दो रेयर गुण वाले व्यक्ति एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। फिर काफी समय के बाद शाम के समय एस्टर अपने ऑफिस में बैठकर चाय पी रही होती है। तभी उसके वहां काम करने वाली बोलती है कि बॉस, क्या कुछ गलत हुआ है? इस पर एस्टर बोलती है कि अरे, ये इतनी बुरी बात नहीं है, मैं तो बस उन मेहमानों के साथ एक छोटा सा प्रैंक कर रही थी। फिर वो काम करने वाली बोलती है कि क्या सच में कहीं आपने मेहमानों को फिर से कोई शराब तो नहीं दे दिया? कहीं आपने उन दोनों के साथ कुछ किया तो नहीं? आपने वादा किया था कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगी। इस पर एस्टर बोलती है, तो क्या हुआ? ये काफी मजेदार था। ऐसा नहीं है कि मैंने उन पर कोई बड़ा श्राप डाल दिया है। ज्यादा से ज्यादा वे अपने पैर फर्नीचर के कोनों पर टकराने जैसे श्राप को पा सकते हैं। फिर वो काम करने वाली बोलती है, तो ठीक है, फिर इस बार आपने उन्हें क्या श्राप दिया? एस्तर उसे बताती है कि 30 सेकंड के लिए छींकना। ये सुनकर वो काम करने वाली बोलती है, लेकिन वो दोनों तो बिल्कुल भी नहीं छींके, है ना? ये सुनकर एस्टर बोलती है कि बिल्कुल सही कहा। जब मैंने पहले अपने स्किल को एक्टिवेट किया था, तो अब तक उन्हें बेकाबू होकर चीखना चाहिए था, है ना? लेकिन अचानक उस आदमी ने ऊपर देखा और मेरी ओर घूरने लग पड़ा। वो मुझे गुस्से से घूरकर देख रहा था। उसे शुरू से ही सब कुछ पता चल गया होगा। एक अवेकनर जो मेरे शराब को नजरअंदाज करने के काबिल है, भले ही इसका असर अन्य असरंग पर भी पड़ा हो। दुनिया में आखिर ऐसा मोस्टर कहाँ से आया है? तभी वहां एक और व्यक्ति आ जाता है और कहता है कि शिकारी द्वारा छोड़ी गई चीज के जांचने के परिणाम आ गए हैं। इसमें वास्तव में अब्जॉर्व करने के प्रभाव हैं। इस तरह की चीज को अपने आप सौंपना, वो व्यक्ति पक्का आप पर अच्छा प्रभाव डालना चाहता होगा, है ना? ये सुनकर एस्टर सोचती है कि खैर, ये असल में थोड़ा डरावना है। फिर वो अपने काम करने वालों से कहती है कि किम किरियो की हंटर प्रोफाइल को सामने लेकर आए। मुझे जानना है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। फिर थोड़ी देर के बाद रात के समय दूसरी तरफ किम किरियो उल्टी कर रहा होता है और सोचता है कि मैं इस कॉफी के नाम को याद रखूंगा, मैं इसे कभी भी दोबारा नहीं पीने वाला। मैंने सोचा था कि ये कीमती मेहमानों के लिए एक ड्रिंक है, इसलिए मैंने इसे जल्दी जल्दी गटक लिया। लेकिन यह चीज इतनी बेकार थी कि मेरी तबीयत ही खराब हो गई। इसकी गंध तो मेरे प्लेनेट अल्फोरी में फैक्ट्रीज में काम आने वाली गोंद की तरह थी। उसने कहा था कि यह केवल कीमती मेहमानों के लिए है, और उसने मुझे ये बकवास पिलवाने का साहस किया। और यही नहीं, बल्कि हमारे बीच आई कांटेक्ट भी हुआ था। उस समय मैं इसे थोक भी नहीं पाया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो मैं पूरा एलियन जैसा दिखता। भाई देखो, एस्टर इसके बारे में क्या सोच रही थी और ये बंदा असल में क्या सोच रहा था। चलो मैं यहाँ आपको पहले एक फैक्ट बता देता हूँ। इस समय किम किरियो के शरीर को इस छोटू एलियन ने अपने जादू के द्वारा कंट्रोल किया है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास इस छोटू एलियन से बेहतर जादू नहीं है, वो किम किरियो के शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वे ड्रग्स का इस्तेमाल करें या फिर इसे हिप्नोटाइज करने का प्रयास करें। और यही नहीं, बल्कि इस पर एक एस रंग के हंटर का शराब भी काम नहीं करेगा। फिर किम पानी पीकर थोड़ी राहत भरी सांस लेता है। तभी योन मुंह से बोलता है कि किम गिरियो, आपने जो चीजें एस्तर को दी, आपने कहा कि सिर्फ आप ही इस चीज के बारे में जानते हैं। मैंने तो अभी तक इस चीज के बारे में कभी भी नहीं सुना। इस पर किम बोलता है कि खैर, मुझे भी इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही पता चला था। फिर योन बोलता है कि क्या आप जानते हैं ऐसी चमत्कारी चीज कितनी कीमती होगी? लेकिन आपने तो इस चीज को एसोसिएशन में रजिस्टर किए बिना ही टावर को दे दिया। क्या आप हंटर एसोसिएशन को नापसंद करते हैं? इस पर किम गिरी बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मेरी हंटर एसोसिएशन के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं तो बस हंटर एस्तर पर अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर योन एकदम से चिल्लाता है और फिर कहता है कि एक मिनट, कहीं हंटर एस्तर आपको पसंद तो नहीं आ गई? इस पर किम बोलता है, अरे नहीं नहीं, मुझे एस्तर के लिए भी कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर योन उससे बोलता है कि अच्छा किम गिरियो, आप इतनी आगे जाकर आप उस गेट से क्या हासिल करना चाहते हैं? फिर अगले दिन सुबह के समय किम गिरी उठता है और सीधा अपने टेबल पर कुछ पत्तियों को देखता है।
उन्हें देखकर किम केरी सोचता है कि कल मैं उस गेट में गया था जिसके लिए मैंने एस्तर के साथ एक सौदा किया था। ए रैंक हंटर योनसुंग के कारण शिकार काफी ज्यादा स्मूथ गया। मैं आसानी से अपने टारगेट को पा सका। माना एम्पलीफायर को बनाने के लिए एक जरूरी चीज परी प्रकार के जानवरों के पंख। मुझे यकीन नहीं था कि मैं इन्हें प्राप्त कर पाऊंगा, लेकिन ये सब योनसुंग की बदौलत काफी आसानी से हो पाया। बहुत बढ़िया, सब कुछ रास्ते पर जा रहा है। सबसे कठिन चीज को इकट्ठा करने के बाद अन्य चीजों को इकट्ठा करना काफी आसान था। मैं अपनी पुरानी शक्ति को पाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ गया हूँ। बस एक बार मैं अपने पुराने जादू को चलाने के काबिल हो जाऊं, तो फिर इन इंसानों का युग खत्म हो जाएगा। वो खाना खाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वे सोचता है कि ये कौन आया। कहीं ये किम किरियो का दोस्त या परिवार का सदस्य तो नहीं है। चाहे कोई भी हो, अगर यह कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो किम किरी को जानता था, तो चीजें बिगड़ सकती हैं। जैसे ही किम किरियो दरवाजा खोलकर बाहर आता है, वो देखता है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि सुनवो योन है। उसे देखकर किम उसे पूछता है कि तुम्हें यहाँ क्या चीज ले आई। सुनवो बोलती है, प्लीज बाहर आइए, अचानक आने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन नियमों के अनुसार हमें इस तरह के मामले में बिना नोटिस के ही कार्रवाई करनी पड़ती है। तो ठीक है, फिर मैं आपको हमारे यहाँ आने का कारण सही तरीके से बताती हूँ। हमें आपकी गैर कानूनी अवेकनिंग रजिस्ट्रेशन होने की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और जांचने के बाद आपकी पहचान आपकी रैंक को गलत तरीके से बताने के लिए एक धोखाधड़ी करने वाले फ्रॉड के रूप में की गई है। हमें आपकी अवेकनिंग को दोबारा जांचने की आवश्यकता होगी, इसलिए कृपया तुरंत हमारे साथ हंटर एसोसिएशन में आए। इस पर किंग बोलता है, क्या वो भी अभी? इस पर सुनमो बोलती है, हाँ, जब तक कि आप जबरदस्ती ले जाए जाना पसंद ना करें। ये सब कुछ सुनकर किम सोचता है कि ऐसा लगता है कि आज दोपहर के भोजन का तो सवाल ही नहीं उठता। और बस इसी के साथ किम किरयू सुनवो योन के साथ गाड़ी में निकल जाता है। सुनवो योन, ये लंबे सीधे बालों वाली सख्त महिला, काफी समय से किम के हंटर रैंकिंग के पीछे पड़ी थी। लेकिन यह आज ही किम के सामने क्यों आई, इसका कारण जानने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे जाना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि किम ने सुनवो को पहले बताया था कि वो एक एफ रैंक का हंटर है, और वो उस राक्षसी पंछी से सिर्फ किस्मत के कारण बच पाया था। लेकिन किम किरियो का बोलने का तरीका एक एफ रैंक के लिए बहुत ही असामान्य था। उसी समय से सुनवू को किम पर रैंक धोखाधड़ी का शक होने लगा। जब सुनवू ने किम की रिकॉर्ड की जांच की, तो इसका शक और गहरा हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने केवल बस एक बार ही एफ रैंक के गेट में प्रवेश किया हो, उसने अकेले ही दिन दिहाड़े एक सी रैंक के राक्षस को कैसे हरा दिया। यदि कोई व्यक्ति अपने रैंक के बारे में झूठ बोल रहा है, तो यह काफी ज्यादा खतरनाक है। इसे पता कि वे कमजोर शिकारियों के बीच क्या करेगा। लेकिन फिर भी सुनवो योन के पास आगे जांच करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए उसने केवल हंटर किम किरियो के संबंध में एक शक की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। आमतौर पर यह सब कुछ यहीं खत्म हो जाता। हालांकि कुछ दिनों बाद ये सारी चीजें बदल गई, जब जियोंग हस्योंग, जो एक गेट से बेहोश होकर लौटा था, उसने भी किम किरियो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। फिर दूसरी तरफ वे सभी हंटर एसोसिएशन में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सुनवो सोचती है कि मैं तो सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी हूँ, लेकिन यदि जियोंग हस्योंग जैसे हीरो को भी शक है, तो ये एक अलग कहानी है। इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं बनता कि किम किरियो अपने असली रैंक नहीं छिपा रहे हैं। जब हमने उन्हें दोबारा जांचने के बारे में सूचित किया, तो मुझे लगा था कि वे इसको विरोध करेंगे या भाग जाएंगे, लेकिन ये आसानी से मान गए। और थोड़ी देर पहले उनका घर बहुत छोटा और पुराना दिख रहा था। यहाँ तक कि डी रैंक वाले लोग भी ऐसी जिंदगी नहीं जीते कि वो सिर्फ बेफालतू के खर्चे बचाता है, या फिर उसने कहीं कोई संपत्ति छिपा रखी है। तभी किम केरियो कपड़े बदलकर वहां से बाहर आता है और कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जांच करने के लिए कितना खर्च होगा? असल में मेरे पास पैसे नहीं है। सुनो उसे बताती है कि इसका खर्च 480 मिलियन वोन है, लेकिन क्योंकि इसे कार्रवाई के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इसका कोई खर्च नहीं है। लेकिन यह तभी उपलब्ध होगा अगर आपकी रैंक सेम रहेगी। अगर आपने रैंक छुपाई होगी, तो आपको इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, बल्कि इसके साथ साथ आप पर फाइन भी लगेगा। ये सुनकर किम सोचता है कि तो क्या इसका मतलब मैं खतरे में हूँ? अच्छा, वैसे ये वास्तव में बड़ा अनुशासनहीन है। इस तरह की व्यवस्था से वे सांस लेने वाली संबंधी समस्याओं से ग्रस्त किसी व्यक्ति की शक्ति का सही माप नहीं कर सकते। खासकर क्योंकि किम किरियो बहुत अधिक धूम्रपान करता है, उसके फेफड़े खराब हो गए हैं। मुझे लगता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन तभी सुनवो उसे बोलती है कि मिस्टर किम किरियो, इस तरफ आइए। दोबारा जांचने के लिए नए उपकरणों का उपयोग किया जाता है। पहले इन उपकरणों में थोड़ी कमी थी, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुनकर किम हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि क्या पृथ्वीवासी ऐसी समस्याओं को पहले से जानते थे और उन्होंने इसे सुधार भी कर लिया।
फिर सुनवू उसे उसमें लेटने के लिए कहती है, लेकिन तभी किम बोलता है कि एक मिनट रुको, मेरे हिसाब से कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन तभी वे दोनों बॉडीगार्ड पीछे से आ जाते हैं और किम को उठाकर उस मशीन में ले जाते हैं, उसे वहां लेटा देते हैं। फिर सारे परिणाम आ जाते हैं। सुनवू उन परिणामों को देखने से पहले किम से कहती है कि यदि परिणाम में इतना अंतर हो कि आपकी रैंक बदल जाए तो मिस्टर किम किरियू को गलत रैंकर माना जाएगा। मुझे यकीन है कि मिस्टर किम किरियू, आपने समाचारों में देखा होगा कि जब कोई झूठी रिपोर्टिंग का दोषी पाया जाता है तो क्या होता है ना? ये सुनकर किम काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। कौन जानता था कि यहाँ इतनी एडवांस मशीनें होंगी। यह मेरा विशाल माना जो पहले मेरे फेफड़ों की समस्याओं के कारण छिपा हुआ था, अब प्रकट हो जाएगा। मैं इन्हें समझाना कहाँ से शुरू करूँ? सच तो यह है कि मैं एक एलियन हूँ और मेरे पास किम किरियू का शरीर है, लेकिन वह बहुत ज्यादा धूम्रपान करता है, इसलिए उसके फेफड़े नहीं। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका खर्च 480 मिलियन वोन है। मैं आखिर इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाऊंगा? लेकिन तभी सुनमो एकदम से हैरान रह जाती है, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था अवेकनिंग वैल्यू 14 एफ रैंक कैटेगरी। फिर वो बोलती है कि इसमें किसी भी तरह के झूठ का कोई सबूत नहीं है। पिछले वर्ष की तुलना में आपके वैल्यू में लगभग 2% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस लेवल की बढ़ोतरी कोई समस्या नहीं है, इसलिए चिंता ना करें। ये सुनकर किम काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर वो सुनवू से कहता है कि क्या यह संभव है कि भविष्य में इस वैल्यू की बढ़ोतरी होती रहे? सुनवू बोलती है कि नहीं, इसके बाद यह ज्यादातर इसी लेवल पर बढ़ता है। जन्मजात अवेकनिंग वैल्यू कुदरती रूप से नहीं बदलती है। ये सुनकर किम सोचता है, तो फिर क्या इस शरीर में सच में बस एक एफ रैंक का ही माना था? तो इसका मतलब जिस कारण मैं जादू में लगातार असफल होता रहा, वो इसलिए था क्योंकि फ्यूल टैंक शुरू से ही खाली था। और ऐसा इसलिए नहीं था कि आउटपुट डिवाइस टूटा था, बल्कि इसका कारण मेरे फेफड़े थे। लेकिन उस समय मैं उसी रास्ते से गुजरा, लेकिन गोलम ने मुझे नहीं देखा और उसने योन स्यूंग की टीम पर हमला कर दिया। यह ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने मुझे कभी घुसपैठिया माना ही नहीं। यह सब कुछ सोचकर हमारे मेन कैरेक्टर किम गिनियो के तो मानो होश उड़ गए हो। फिर किम सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस बात को स्वीकार करना शुरू कर देना चाहिए कि मेरा पूर्ण जन्म वाला जादू पूरी तरह से असफल था और अब मैं इस ग्रह पर सबसे कमजोर छोटे लेवल के जादूगर के रूप में जीऊंगा। फिर हंटर एसोसिएशन से जाने के बाद किम किरियो रास्ते में चलते हुए सोच रहा होता है कि खैर, सिर्फ इसलिए कि आप एक महान जादूगर हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको कोई असफलता नहीं मिलेगी। शायद ये अच्छा ही हुआ कि मैंने इसे जल्दी ही समझ लिया। खैर, इसमें सभी शक दूर हो गए हैं। सुनमो योन भी उसके साथ चल रही होती है। तभी वो उससे बोलती है कि क्या आप इस बात पर पूरे यकीन से कह सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है? छोटे लेवल्स के अवेगनर को कभी कभी टेस्ट के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, यदि आपको अभी भी चक्कर आ रहा है। लेकिन तभी किम बोलता है कि तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं सचमुच ठीक हूँ। ये सुनकर सुनवू सोचती है, लेकिन टेस्ट के बाद से ही आपके हाव भाव खराब रहे हैं। वो दूसरी तरफ हमारा छोटू एलियन यानी किम सोच रहा होता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एक पृथ्वीवासी मेरे बारे में चिंतित है। फिर तभी किम मुझसे पूछता है कि अच्छा, वैसे सुनवू योन, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज घर पर हूँ? सुनवू उसे बताती है कि ओ, यह मेरी अवेकनिंग स्किल है, मैं एक खोज करता हूँ। आसान शब्दों में कहूँ तो यह एक ट्रैकिंग स्किल है। यदि आप पिक्सी विकी पर खोज करेंगे तो आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। मैं असली समय में चीजों या लोगों का पता लगा सकती हूँ। अपराधियों पर नजर रखने के लिए इस स्किल का उपयोग करना सबसे। वो बोल ही रही होती है, लेकिन तभी किमो उसे रोक देता है और कहता है कि एक क्षण रुको सुंगवू योन, अपने पैरों के नीचे देखो। तभी वो देखती है कि उसके सामने एक मरा हुआ जानवर गिरा है। फिर सुनवो बोलती है कि यह तो एक रकून है, ऐसा लगता है इसे एक गाड़ी मारकर चली गई। कभी कभी इस तरह की चीजें यहाँ होती रहती हैं। फिर किमो उस मरे हुए रकून को उसके कानों से उड़ाता है और कहता है कि कितनी शर्म की बात है। यह सुनकर सुनवो अपने मन में बोलती है कि शर्म, मेरे हिसाब से आप बदकिस्मत कहना चाहते हैं, है ना? तभी वो देखती है कि किम ने उस रकून को अपनी बाहों में ले लिया है, जिसे देखकर वो कहती है कि ऐसा लगता है कि इसे मरे हुए काफी लंबा समय हो गया है, इसलिए इसे छूना काफी। तभी किम बोलता है कि सफाई के लिए मैं अपने हाथ धो सकता हूँ, तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। जैसे ही तुम इस गली में मुड़ोगी, मेरा घर वहीं है, हम लगभग वहां पहुंच ही गए हैं। फिर सुनवू भी उसे ढंग से जाने के लिए कह देती है और सोचती है कि क्या यह इसे ले जाकर दफनाने का प्लान बना रहा है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। असल में छुटको एलियन के प्लेनेट अरफोरी में गोलम्स दो प्रकार के हैं। इनमें से एक मिनरल गोलम है, जिसे पत्थरों और मेटल से बनाया जाता है, और दूसरा ऑर्गेनिक गोलम्स हैं,
जिन्हें जानवरों की लाशों से बनाया जाता है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो हमारे छुटकू एलियन यानी किम किरियो को उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट मिल गया है। फिर किम सोच रहा होता है कि क्या किस्मत है, पृथ्वी पर बायोलॉजिकल नमूने हर जगह पड़े हुए हैं। एक बार जब मैं अपना जादुई एम्पलीफायर तैयार कर लूंगा तो मुझे सबसे पहले इस नमूने पर इसका प्रयोग करना होगा। लेकिन बेचारी सुनमो को इसके बारे में पता नहीं। वो तो सोच रही है कि ये बहुत ही ज्यादा दयालु है। भाई किम किरियो जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन इन सभी चीजों से अनजान पृथ्वीवासियों के लिए अपना एक मजबूत इंप्रेशन छोड़ रहा है। फिर रात के समय घर जाकर किम किरियो सुरखून पर अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, लेकिन बिना टूल्स के कारण वो अपने एक्सपेरिमेंट करने में असफल रहता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है। तभी उसका फोन बजता है, जिसे देखकर वो कहता है कि अरे यार, मेरा मूड पहले से ही बिगड़ा हुआ है और अब इतनी रात कौन कॉल कर रहा है। असल में किम किरियो ने अपनी प्रोफाइल में डाल दिया होता है कि उसके पास जांचने की स्किल है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सभी लोगों को दिख जाएगा। जब से उसने अपनी प्रोफाइल में जांचने वाली स्किल को डाला है, तब से उसे काफी ज्यादा ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन उन सभी कॉल्स का जवाब देते देते वो काफी ज्यादा थक गया था। तभी उसके सोशल मीडिया में उसे एक पोस्ट आती है, जिसमें लिखा होता है कि उसके पास की दुकान में ही एक नई चॉकलेट आई है। और आपको तो पता ही है हमारा छुटकू एलियन कितना बेवकूफ है। उसे लगा कि उसे कोई दुकान में बुला रहा है, इसलिए वे वहां चला जाता है। वो उस पोस्ट के बारे में सोचकर अपने रास्ते चल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक वैन आकर खड़ी हो जाती है। और भाई अब वैन से समझ ही जाओ कि क्या होने वाला है। जी हाँ, जैसे ही किम किरियो वैन के पास से गुजरता है, उस वैन से कुछ लोग निकलते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर उनमें से एक व्यक्ति किम के गले को पकड़ लेता है और उसे जोर से दबा देता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। दोस्तों, अगर ये जादू होता तो ये आराम से बच सकता, लेकिन क्योंकि यह एक शारीरिक हमला था, इसलिए यह कुछ नहीं कर पाया। थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है और वो अपने आप को एक डरावनी जगह में पाता है। वो सोचता है कि आखिर ऐसा गंदा काम कौन करेगा। तभी किम किरियो को कुछ लोगों की बातचीत करने की सामने से आवाज आती है। ये कोई और नहीं बल्कि वही किडनैपर्स थे जिन्होंने किम किरियो को किडनैप किया था। फिर किम सोचता है कि आखिर इन्होंने मुझे किडनैप क्यों किया है, कहीं इनकी किम किरियो के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं। तभी किम को कुछ जो लोग भी महसूस होते हैं। और सामने से जो व्यक्ति आता है वो कोई और नहीं बल्कि उन किडनैपर्स का बॉस था, जो अपने साथ एक वीआईपी क्लाइंट भी लाता है। उसे देखने के लिए किम अपनी मुंडी ऊपर उठाता है, जिसे वो वीआईपी क्लाइंट देख लेता है और कहता है कि एक मिनट रुको, क्या वहां बंधा हुआ आदमी जागा हुआ है। किम बेहोश होने की एक्टिंग करता है, लेकिन तभी वो वीआईपी क्लाइंट उसके पास जाता है और उसकी आंखों से पट्टी निकाल देता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है, लेकिन आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीआईपी क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि कैंग चैंग हो है। फिर कैंग किम से बोलता है कि और फिर किम किरियो क्या हालचाल है। किम सीधा उससे पूछता है कि कैंग चैंग हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कैंग बोलता है कि तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए क्योंकि तुम्हें अचानक ही यहाँ घसीट कर ले आया गया है। कि मैं तुम्हें सब कुछ ढंग से समझाऊं। असल में आजकल इंडस्ट्री में एक बात चल रही है, एक हंटर के बारे में जिसके पास काफी अच्छी जांचने की स्किल्स हैं। वो इतनी अच्छी हैं कि उसने जादुई टावर लेबिरिंथ को बड़ी आसानी से पार कर लिया। पर जानते हो परेशानी क्या है? वो जांचने वाला एक एफ रैंक का है। ऊंचे लेवल की स्किल्स होने के बावजूद छोटे रैंक होने से तुम अपराधियों के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हो। यह सुनकर किम बोलता है कि तो फिर तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। कैंग बोलता है कि बिल्कुल, हम तुम्हें बेचने जा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने उपकरणों की क्षमताओं को छिपाना चाहते हैं। उन्हें अपने पर्सनल जांचने वालों की आवश्यकता है, लेकिन तुम जानते हो कि ऊंचे लेवल के जांचने वालों के लिए कितना खर्चा होता है। इस पर किम बोलता है कि तो फिर किडनैपिंग इसे सस्ता बना देती है ना। इस पर कैंग बोलता है कि इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती, खासकर रख रखाव के मामले में। डी रैंक और उससे नीचे के रैंक बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि उनमें ब्रेन वॉशिंग के प्रति रोकने की कमी होती है। वो काफी ज्यादा उपयोगी होते हैं। मैंने पहले भी यहाँ से अवेकन लोगों को खरीदा है। एक बार ब्रेन वॉश हो जाने के बाद वे आपको धोखा नहीं देते। तभी किम बोलता है कि अच्छा मिस्टर कैंग चैंग हो, मैं सोच रहा था क्या तुम मुझे बचाने का प्लान तो नहीं बना रहे। इस पर कैंग बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो खुद यहाँ एक क्लाइंट के रूप में आया हूँ। मेरे पास करने के लिए और काम भी हैं, तो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। तुम्हें देखकर अच्छा लगा किम किरियो। फिर उन किडनैपर्स का बॉस अपने किडनैपर्स को किम को वहां से सीढ़ियों के ऊपर ले जाने के लिए बोल देता है। यह सब कुछ देखकर और सुनकर किम सोचता है कि मुझे इस जगह पर पूर्ण जन्म लेना ही नहीं चाहिए था। फिर वे किडनैपर्स उसे एक कमरे में ले जाते हैं और उसे बंद कर देते हैं। तभी एक किडनैपर बोलता है कि एक मिनट, इस आदमी की आंख में तो पट्टी नहीं है। दूसरा किडनैपर बोलता है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जल्द ही बेहोश हो जाएगा। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं।
ये देखकर किम सोचता है कि वे मुझे यहाँ ले आए, इसका मतलब कि वे मुझे अभी ही नहीं बेचेंगे। लेकिन वो मुझे यहाँ अकेले क्यों छोड़ गए? लेकिन तभी उसे एक प्रकार की मीठी फूलों की गंध आती है। तभी उसे पास में ही टेबल में एक जादुई चीज दिखती है। उसे देखकर वह सोचता है कि शायद यह नींद लाने वाली वस्तु है। इसकी तीव्रता को देखते हुए यह बेरंग वाले को भी नींद में डाल सकती है। लेकिन यह बात अभी जरूरी नहीं है। ये मेरे जैसे महान जादूगर पर काम नहीं करेगी, इसलिए मुझे यहाँ से पहले भागना होगा। फिर वो अपने पैर की रस्सी और अपने हाथ की रस्सी को रगड़ने लग पड़ता है, जिसके कारण रस्सी में आग लग जाती है और वो रस्सी टूट जाती है। फिर किम बोलता है कि भले ही मैं ब्रेन वॉशिंग से सुरक्षित हूँ, लेकिन बिना किसी जादू के बेचे जाना खतरनाक होगा। सबसे पहले मुझे इसकी रिपोर्ट देनी होगी। ऐसा कहकर वो अपना फोन चेक करता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। जिसके बाद वो सोचता है कि बिल्कुल किसी भी किडनैप विक्टिम का सामान ऐसे नहीं पीछे छोड़ा जाएगा। तो फिर अब मैं यहाँ से भागने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ? फिर तभी किम की नज़र उस जादुई चीज़ पर पड़ती है, जिसे वो उठा लेता है और कहता है कि अब मेरे पास जो कुछ भी बचा है वो यही है। दूसरी तरफ वे किडनैपर्स बाहर खड़े थे, लेकिन तभी उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज आती है। जैसे ही पीछे घूम के देखते हैं, वैसे ही अंदर से उस जादुई चीज की बहुत सारी गंध बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वे जल्दी से अपना नाक बंद कर लेते हैं। लेकिन तभी दूसरे ही क्षण किम किरियो अब उस जादुई चीज का इस्तेमाल करके एक किडनैपर को मार गिराता है। दूसरा किडनैपर सोच रहा होता है कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा किया कैसे, लेकिन तभी किम किरियो उसे भी मार गिराता है। फिर उस चीज को देखकर किम कहता है कि यह चीज वाकई ही काफी ज्यादा प्रभावी है। अब मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले और फिर से मेरे पीछे पड़ जाए। वो चल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर एक फोन से टकरा जाता है, जिसे देखकर वो कहता है कि क्या इन किडनैपर्स ने इसे गिराया? क्या जबरदस्त टाइमिंग है। यदि आप एक सामान्य पृथ्वीवासी हैं, तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आपको ऐसे संकट में बुलाना चाहिए। फिर किम सीधा पुलिस को फोन करता है और उन्हें बताता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है, लेकिन उन्हें इसकी आवाज सुनाई नहीं देती और फोन भी कट जाता है। फिर वो पुलिस को मैसेज करता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है, लेकिन उसे मैसेज में भी कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ भी काम ना करने की वजह से वो सोचता है कि बेहतर होगा कि मैं किसी भी स्थिति के लिए एक बैकअप प्लान तैयार कर लूं। फिर वह योन सियोंग को एक मैसेज कर देता है और उसे इस मामले के बारे में पूरी की पूरी रिपोर्ट दे देता है। और फिर इसी के साथ वो वहां से भागने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दूसरी तरफ दो किडनैपर्स अपने रास्ते में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वे सामने की ओर देखते हैं कि कुछ बादलों की तरह छा रहा है। सामने से कोई और नहीं बल्कि किम किरियो उस जादुई चीज के साथ आता है, जिसे देखकर किडनैपर बोलता है कि ये कौन है? क्या हमारे किसी लड़के ने अपने बाल रंगे हैं? इससे पहले कि किडनैपर कुछ और बोलता, किम किरियो उस जादुई चीज को जोर से घुमाता है और उसकी ओर फेंक देता है। वो जादुई चीज सीधा जाकर किडनैपर के मुंह पर लगती है, जिसके कारण वो वहीं गिर जाता है। ये देखकर दूसरा किडनैपर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके कुछ बोलने से पहले ही जल्दी से उसके पास जाकर उस जादुई चीज को जोर से उसके मुंह में मार देता है, जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। उन दोनों किडनैपर्स को बेहोश करने के बाद किम सोचता है कि मुझे जल्द ही बाहर जाने के रास्ते को ढूंढना होगा, लेकिन मुझे तो इस बिल्डिंग के बारे में जरा भी नहीं पता है और ये सारी खिड़कियां भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई हैं। लेकिन तभी किम को कुछ महसूस होता है, एक विशाल जादुई उछाल जो किसी एफ रैंक के शरीर में फंसे किसी व्यक्ति को भी ट्रैक करने में काबिल है। यह कुछ और नहीं बल्कि एक गेट था। उस गेट को महसूस करके किम सोचता है कि इसमें कोई शक नहीं है, इस बिल्डिंग के बाहर एक गेट है। गेट्स हंटर्स के शिकार के मैदान, आमतौर पर ये पहाड़ियों या खुले स्थानों जैसे बाहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसे एक लैंडमार्क बना के मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। किम प्लान बना ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ लोगों की आवाज आती है और वो वहां से भाग जाता है। थोड़ी आगे जाने के बाद कुछ सीढ़ियां आती हैं। वो उन सीढ़ियों को उतरने वाला होता है, लेकिन तभी उसे घुटने में फिर से दर्द हो जाती है और तभी ही वो किडनैपर्स भी उसके पास पहुंच जाते हैं। वो उस पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक किडनैपर सभी को रोक देता है और कहता है कि इसने तो वो जादुई चीज पकड़ी हुई है। इस पर किम बोलता है कि रुकने के लिए काफी देर हो चुकी है। ऐसा कहकर वो उस जादुई चीज की गंध को उनकी ओर कर देता है, जिसकी वजह से वे सभी अपने नाक पर हाथ रख लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाने के लिए किम उन पर इस जादुई चीज के साथ हमला कर देता है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी उस जादुई चीज को अपने हाथों से पकड़ लेता है और किम की ओर कूदकर वो उसे अपने हाथों से दबोच लेता है और कहता है कि आमतौर पर मैं जिस सामान को बेचता हूँ उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करता, लेकिन आज इससे पहले कि वो किडनैपर अपनी बात खत्म कर पाता, किम उसके एक हाथ को पकड़ लेता है और फिर अपने घुटने से जोर से उसके मुंह में मार देता है और उस किडनैपर को मार गिराता है।
और इसी के बीच बाकी के सभी किडनैपर्स उस जादुई चीज की वजह से बेहोश हो जाते हैं। लेकिन तभी किम देखता है कि उसकी जादुई चीज खत्म होने वाली है, जिसे देखकर वो सोचता है कि नक तेरी की, मैं भागते हुए पकड़ लिया गया, मेरी ये लात भी छोड़ गई और अब ये भी खत्म हो गया। इससे आगे जाना अब आसान नहीं होगा। लेकिन तभी किम की नजर पीछे पड़ती है। उसे देखकर वो कहता है कि अरे, बाहर जाने का रास्ता, मैं इस दरवाजे के पार गेट की एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। फिर किम उस जादुई चीज को वहीं छोड़ देता है और उस दरवाजे के पास चला जाता है और देखता है कि वो दरवाजा लॉक भी नहीं है। जैसे ही किम के लिए दरवाजा खोलता है, उसके सामने कोई और नहीं बल्कि कैंग चैंग हो और बाकी के किडनैपर्स होते हैं। किम को देखकर वे सभी किडनैपर्स हैरान रह जाते हैं। तभी किम सामने की ओर देखता है और सोचता है कि ये सब क्या है। एक बिल्डिंग के अंदर गेट है और कैंग चैंगो भी यहाँ है। मैं तो काम से गया, काश कैंग चैंगो इस सभी से बाहर रहता। उसने अवश्य ही जादू को महसूस किया होगा और यहाँ आया होगा। तभी उनमें से एक किडनैपर पूछता है कि ओए फ्रैंकर, तुमने हमारे लोगों के साथ क्या किया। तभी पीछे से दूसरा किडनैपर बोलता है कि क्या इस आदमी ने सचमुच उन सभी लोगों को अकेले ही संभाल लिया, वो भी एक फ्रैंक होने के बावजूद। इसका मतलब कि क्या वो रिपोर्ट झूठी थी। अब किडनैपर्स की ये सारी बातें सुनकर किम सोचता है कि इन लोगों को यह भी नहीं पता चला कि मैंने इनके साथियों को बेहोश करने के लिए उनकी ही जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया है। अगर मैं इनके सामने सख्त लोटे की तरह रहता तो मैं यहाँ से भाग सकता था। लेकिन हाँ, ये तभी हो सकता था अगर ये आदमी यहाँ ना होता। तभी किडनैपर्स का बॉस कैंग से बोलता है कि मुझे इस बात का अफसोस है मिस्टर कैंग, जैसे ही एक बड़ा सौदा पूरा होने वाला था, मैंने यह गड़बड़ कर दी। मैं जानता हूँ कि यह अजीब है, लेकिन क्या आप एक क्षण के लिए मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे इस हंटर को पकड़ने के लिए आपकी जरूरत है। हमारे लोग इसे संभाल सकते हैं, लेकिन क्या यह अधिक तेज और अधिक निश्चित नहीं होगा यदि आप जैसा कोई एस रैंक हंटर इसमें शामिल हो जाए। यह सब कुछ सुनकर किम सोचता है कि यह क्या बकवास है कि यह सचमुच एक वीआईपी को काम सौंप रहे हैं। लेकिन तभी कैंग बोलता है कि बेशक मैं मदद करूंगा, हम एक ही नाव में हैं। इस पर किडनैपर्स का बॉस हंसते हुए बोलता है कि जैसे कि उम्मीद थी, आप काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर मैं इस पर विचार करूं तो आपने कहा था कि आपको एक जांच करने वाले अवेकंट की जरूरत है ना? कैसा होगा अगर मैं इसके लिए आपको एक बड़ा डिस्काउंट दूं? ये सुनते ही कैंग किम के पास जाता है और कहता है कि किम गिरियो, क्या तुमने ये सुना? वो तुम्हें कम कीमत पर छोड़ देगा। ऐसा लगता है कि यह जानता है कि यह आइटम जल्दी कुछ स्थानों पर टूट जाएगी। यह सुनकर किम अपने मन में काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, पुलिस कब आएगी, क्या वे आ भी रहे हैं और क्या यून सोंग ने मेरा संदेश देखा? तभी कैंग उसके पास जाकर बोलता है कि अब तुम भाग क्यों नहीं जाते? पीछे की सड़क खुली है और अगर तुम इसके लिए दौड़ते हो तो मैं इस बार तुम्हें इसके लिए छोड़ दूंगा, ये देखते हुए कि तुमने कितनी मेहनत की है। ये सब कुछ सुनकर किम सोचता है कि इसको क्या लगता है कि मैं इस तरह फंसना चाहता हूँ। अब मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे आसानी से बाहर निकल पाऊंगा। लेकिन तभी किम कैंग से बोलता है कि ओए कैंग चैंग हो, क्या तुमने मुझे पहले कभी भागते हुए देखा है? कैंग सभी पुरानी बातों को याद करके सोचता है और फिर कहता है कि कभी नहीं, एक बार भी नहीं। तो तुम कह रहे हो कि तुम इस बार भी नहीं भागने वाले? तो फिर हम क्या इस मामले को सही ढंग से यहीं सेटल कर लें? ऐसा कहकर कैंग चैंगहो किम को लड़ने के लिए बोलता है। लेकिन किम अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें लड़ने की जरूरत है, इसलिए मैं बस सरेंडर कर देता हूँ। इस पर कैंग उससे बोलता है कि तुम उन सभी किडनैपर्स को मारकर यहाँ तक आ गए और अब तुम सरेंडर कर रहे हो। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इस बकवास पर तुम्हारा विश्वास करूं? ये सुनकर किम सोचता है कि खैर, मैं भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता जो पहले भी एक बार भाग चुका है। तो अब क्या होगा? लेकिन इससे पहले कुछ होता, किम को तभी कुछ महसूस होता है। किम और चैंग दोनों साइड की तरफ देखते हैं और उनके सामने से एक आदमी उस गेट से निकलता है। ये देखकर किम सोचता है कि क्या यह एक गेट है? एक मिनट, नहीं, ये गेट नहीं है, ये तो एक जादुई रास्ता है। इसका उपयोग टेलीपोर्टेशन के लिए किया जाता है। फिर वो आदमी अपने किडनैपर बॉस के साथ बात कर रहा होता है। तभी कैंग चैंग भी उनके पास आता है और कहता है कि क्या ये आदमी ट्रांसपोर्टर है? बॉस उसे बताता है कि यह एक स्पेशल मूवमेंट स्किल के साथ बहुत ही ज्यादा रेयर जादूगर है, जो कि इंसानों को भी इधर उधर ले जाने के काबिल है। दूसरी तरफ किम सोच रहा होता है कि अचानक से मौसम कुछ खराब लग रहा है, कि मुझे ये फायदा भागने के लिए उठा लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कैंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे ही वो आदमी उसे हेलो करने वाला होता है, कैंग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे बहुत ही ज्यादा जोरदार मुक्का मारता है और उसे दूर फेंक कर उसे जान से मार देता है। ये देखकर बॉस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि हंटर कैंग चैंग हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो? फिर कैंग उन्हें बताता है कि इस अकेले कीड़े को मारने के लिए उसने बहुत सारा पैसा और समय बर्बाद किया है। एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेशल टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकता है, वो थोड़ी सी चूक पर भी बच सकता है। तो एक अवसर पाना काफी ज्यादा कठिन है।
असल में भले ही तुम गैर कानूनी व्यापार या गेट के कब्जे में शामिल थे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम अब मेरे अधिकार क्षेत्र से किसी व्यक्ति को विदेश में तस्करी कर रहे हो, तो यह अलग बात है। ऐसा कहकर कैंग उन पर हमला कर देता है और एक एक करके उन सभी किडनैपर्स को मारने लग पड़ता है। ये सब कुछ देखकर किम सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं इससे जीत सकता हूँ। ये एस रैंक कोई नाम का ही थोड़े ना है। असल में हंटर्स की रैंक बस ए से एफ तक थी, लेकिन जैसे ही भयानक शक्ति वाले हंटर प्रकट हुए, तभी ही वो एक्स्ट्रा रैंक शुरू हुई। और इसीलिए ये देर से जमने वाली रैंक कोई और नहीं बल्कि एस रैंक है। यह भी कहा जा सकता है कि यह पृथ्वी में फूड चेन के सबसे ऊंचे पर हैं। किडनैपर्स का बॉस ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और कैंग से उसे छोड़ने की गुजारिश करता है। इस पर कैंग बोलता है कि ऐसी स्थिति में तुम इतनी बेवकूफी वाली रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो, नकम्मे कहेंगे। ऐसा कहकर कैंग उस बॉस को भी मार देता है। ये सब कुछ देखकर किम सोचता है कि वाकई ही मुझे कैंग के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी उन दोनों को सायरन की आवाज आती है और ये सायरन की आवाज किसी और की नहीं बल्कि पुलिस की थी। इस पर कैंग किम से पूछता है कि क्या तुमने पुलिस को बुलाया है, जिसका जवाब किम हाँ में देता है। यह सुनकर कैंग काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसके हिसाब से तो किम काफी ज्यादा खतरनाक हंटर है। फिर कैंग उससे बोलता है कि मैं तुम्हें पहले बता दूं, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मत जोड़ना। मैं तो बस कोरिया के वीकेंड लोगों की विदेशों में तस्करी को रोक रहा था। इस पर किम बोलता है लेकिन यह तो पुलिस का काम है। फिर कैंग बोलता है कि अगर तुम्हें पता होता कि पुलिस कितनी धीमी है तो तुम ऐसा नहीं बोलते। नॉर्मल कहूँ तो इस जगह को ढूंढने के लिए ही काफी ज्यादा दिन लग जाते। जब से पब्लिक ऑफिसों में काम करने वाले वेकेंड लोग हंटर इंडस्ट्री में चले गए हैं, तब से मैन पावर कम हो गई है। लेकिन इस बार चीजें कुछ ज्यादा ही तेजी से काम कर रही हैं। ऐसा लगता है कि तुमने कुछ किया है। मैं इसके बारे में काफी ज्यादा उत्सुक हूँ, लेकिन क्योंकि काफी ज्यादा देर हो गई है इसलिए मैं तुमसे ज्यादा नहीं पूछूंगा। ऐसा कहकर कैंग वहां से जाने लगता है कि मुझे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। और बस इसी के साथ वो पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। और आप जानते ही हैं ऐसी स्थितियों में पुलिस आखिर क्या करती है। वे सभी पुलिस वाले वहां आते हैं और बिना पूछताछ किए सीधा किम को पकड़ लेते हैं। किम उन्हें कुछ बताने लगता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी सुनवो भी वहां पहुंच जाती है और कहती है कि किम किरियो, आप हथकड़ी में क्यों हैं। फिर सुनवो उन पुलिस वालों को सब कुछ सच बता देती है। इसकी वजह से किम को छोड़ दिया जाता है। फिर किम सुनवो से पूछता है कि सुनवो यौन, लेकिन तुम यहाँ पहुंची कैसे। वो बताती है कि उसे हंटर योन स्योंग से कॉल आया था। योन स्योंग उपनगरों में अभी डंगल्स के टूटने का प्रबंधन कर रहा है। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला उन सभी किडनैपर्स की आइडेंटिटी को ट्रेस करता है और फिर अपने लीडर से बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये सभी लोग इंसानों की तस्करी गिरोह में शामिल हैं। हाल ही में एक ग्रुप है जो वेकन लोगों की किडनैपिंग करता है और उन्हें विदेशों में बेचता है। ऐसा लगता है कि ये उनके ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग की जगह थी। ये इनके बॉस का कमरा था और ये इसी स्टेट में है, तो इसका मतलब कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई है। फिर पुलिस का लीडर किम के पास जाकर पूछता है कि कहीं तुमने इस जगह को ऐसा तो नहीं बनाया है। किम उन्हें बताता है कि नहीं, ये सब कुछ कैंग चैंगो उस पागल आदमी ने किया है। ये सुनकर वो पुलिस वाला लीडर बोलता है कि कैंग चैंगो हो, पहली फ्लोर पर भी कुछ लोग बेहोश पड़े थे और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इस पर किम हड़बड़ाकर बोलता है कि अरे नहीं नहीं, वो बात तो सच है। लेकिन तभी वो लीडर बोलता है कि कृपया साफ तरीके से बताइए। फिर किम सोचता है कि अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता और फिर वो उनसे कहता है कि मैंने जो भी कुछ किया है अपने आप को बचाने के लिए किया है। ये सब कुछ सुनकर सुरभि सोचती है अब मैं इसके बारे में सोचूं तो किम किडियो को बांधा भी नहीं गया था और वो बॉस के कमरे में पाया गया था जब उसने रिपोर्ट की थी। और अगर मैं ढंग से देखूं तो इन्हें कोई भारी चोट भी नहीं आई है। वो विदेश में बेचे जाने वाला था, लेकिन उसका एटीट्यूड अभी भी वैसा ही था। क्या किम किरियो सच में किडनैप हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने ये सब कुछ प्लान किया था? फिर अगले दिन सुबह के समय किम अपने घर पर बैठकर वो जादू चीज को देख रहा होता है और कहता है कि मैं इसे लेना नहीं चाहता था, लेकिन चलो अगर ऐसी जादुई चीज फ्री में मिल रही है तो ये लाभ ही है। अगर पुलिस इस चीज के पूरे प्रभावों या इसलिए असली मालिक को नहीं पहचान सकी तो इसका मतलब कि ये चीज वाकई ही काफी ज्यादा रेयर आइटम होगी। मुझे ये पसंद आया कि मैं इस चीज को दोबारा रिचार्ज कर सकता हूँ और फिर दोबारा इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। क्या फर्क पड़ता है अगर किसी ने मुझे धोखा दिया और मुझे अकेले ही वहां तड़पने के लिए छोड़ दिया? मैं बस इसे हंसकर टाल सकता हूँ। वैसे ये चीज सिर्फ इंसानों पर ही काम करेगी, ये किसी जानवर या मोस्टर पर काम नहीं करेगी। तभी जो चीज उसने गैस पर तैयार करने के लिए रखी होती है वो तैयार हो जाती है। वो जल्दी से उठकर वहां जाता है और फिर उस चीज को एक गिलास में डाल देता है और कहता है कि मैंने आखिर कर ही दिया, ये इसका परफेक्ट कलर है। किसी दूसरे प्लेनेट में घटिया चीजों के साथ इस चीज को बनाना
मैं वाकई ही लिजेंडरी जीनियस महान जादूगर हूँ। जादुई एम्पलीफिकेशन एलिक्सर। इसे पीने पर यह जादू को शुरू करने के लिए आवश्यक सीमा को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए जादू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। कहावती तौर पर कहूँ तो यह एनर्जी प्रदान करने जैसा है, बिल्कुल एक लाइटर के चकमक पत्थर के जैसे। ऐसा कहकर वो उसे पी लेता है और कहता है कि ठीक है, मेरी सांस ठीक आ रही है। इस एलिक्सर का प्रभाव सिर्फ 5 मिनट तक है। एक मंत्र पूरा करने के लिए यह काफी समय है। तो फिर क्या मैं पृथ्वी पर अपने पहले जादू को पूरा करूं? ऐसा कहकर किम अपने मंत्र को उजागर करता है और फिर उसे अपने घुटनों में इस्तेमाल कर लेता है, जिससे उसका घुटना पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसे ना ही अब कोई दर्द हो रहा होता है। फिर वो सोचता है कि लेकिन अभी खुशी मनाना काफी जल्दी है, आगे की यात्रा तो एक लंबी मैराथन की तरह होगी। इसे अपने आप कन्फर्म करने से यह स्पष्ट होता है कि किम किरियो की माना लेवल कचरा है। यह सोचना कि एक सामान्य मंत्र का इस्तेमाल करने से ही मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी और ऊपर से मेरे शरीर के फेफड़े भी खराब हैं, तो मैं एम्पलीफिकेशन एलिक्सर को बार बार यूज नहीं कर सकता। बस अब मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सफलता तो सफलता ही होती है। फिर किम अपना कोई दूसरा काम करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो सामने देखता है, उसके सामने कोई और नहीं बल्कि इस घर का मालिक था। और आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ ये अकेला ही व्यक्ति है जिसके बारे में किम के शरीर में उसकी यादें थी। फिर घर का मालिक उससे पूछता है कि स्टूडेंट, क्या यह महीना भी तुम्हारे लिए मुश्किल है? इस पर किम बोलता है कि आपके कहने का क्या मतलब है? घर का मालिक उसे बताता है कि उसने इस महीने का रेंट अभी तक नहीं दिया है। ये सुनकर किम एकदम से चौंक जाता है। फिर घर का मालिक उसे और बताता है कि पहले ही 3 महीने हो चुके हैं और मैं इसे ज्यादा वेट नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लेटर बॉक्स से सभी लेटर ले आया हूँ। और ये क्या, तुमने तो अभी तक अपनी मैनेजमेंट फीस भी नहीं भरी है। ये सारे लेटर देखकर किम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अरे बाप रे, ये कितने महीनों के बिल हैं। फिर घर का मालिक बोलता है कि अगर तुम यही करते रहे तो मुझे और ज्यादा फोन आएंगे। तुम्हें जल्दी इन्हें चुकाना होगा, मैं बस इस महीने के अंत तक वेट करूंगा। फिर किम उससे पूछता है कि अच्छा, वैसे रेंट है कितना? घर का मालिक बताता है कि 450,000 वोन और 3 महीने के 1,350,000 वोन। अगर तुम इस महीने के अंत तक इसे नहीं चुका पाते हो तो प्लीज रूम को खाली कर देना, मैं तुम्हें ये प्यार से पूछ रहा हूँ। फिर किम अपने कमरे में जाकर काफी ज्यादा परेशान होकर सोचता है कि अरे यार, ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ। अगर मैं 1,350,000 वो नहीं चुका पाया तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, किम के लिए का बैलेंस सिर्फ 13,350 वोन ही है। फिर उन सभी बिल्स को देखकर किम सोचता है कि इसको चुकाने के लिए बस 14 दिन बचे हैं और अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो पूरा 2 मिलियन वोन बनता है। आखिर मैं इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाऊंगा? लेकिन तभी किम को कुछ याद आता है। वो सीधा अपने फोन के पास दौड़कर जाता है और कहता है कि मैं इस तरीके को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसा कहकर वो एक व्यक्ति को कॉल करता है और जिस व्यक्ति को उसने कॉल किया था वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कैंग चैंगो ही था। वो कैंग से उस दिन के ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए पैसे मांगता है। ये सुनकर कैंग उसे बोलता है कि लेकिन तुमने तो इसके लिए मना की थी, एकदम से तुम्हें क्या हो गया? अच्छा चलो छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए कितने? फिर किम अपने फोन में गूगल में सर्च करता है कि एक्सीडेंट के लिए कितने पैसे मांगने होते हैं, जिसमें 3 मिलियन लिखा होता है। ये देखकर किम सोचता है कि लेकिन मुझे तो 2 मिलियन नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, पर अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो वो जियोंग हसियोंग वाला केस और अब ये इंसानों की तस्करी वाला केस, तो मुझे ज्यादा मांगने चाहिए, है ना? तभी गैंग उसे फोन में बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं फोन काट रहा हूँ। हड़बड़ाहट में किम जल्दी से बोल देता है कि 3 मिलियन वॉन, क्या ये पॉसिबल है? इस पर गैंग बोलता है कि क्या ये पॉसिबल है? फिर वो बिना रुके सीधा अपने फोन से 3 मिलियन वॉन उसे सेट कर देता है। इतने सारे पैसों को देखकर किम सोचता है कि इतने सारे पैसों को इतने आसानी से पा लेना, लेकिन मैं जैसे ही सारे रेंट को भर दूंगा तो ये काफी ज्यादा कम बच जाएंगे। क्या और पैसे इकट्ठा करने का कोई और तरीका नहीं है? मेरे जैसा बिना शक्ति का एक एलियन जादूगर क्या कर सकता है? तभी उसे यून सिंह का कॉल आता है, जिसे देखकर वो सोचता है अरे हाँ, मैं तो यून सिंह को ठीक से धन्यवाद भी नहीं कर पाया था कि इसने मुझे पहले फोन किया, क्योंकि ये मेरे बारे में चिंतित था। वो यून का फोन उठाने वाला होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है कि एक ए रैंक वाला हंटर तो एक ही डंगियन की रेड में कम से कम बिलियन से 10 मिलियन तक कमाता है। और बस इसी के साथ किम उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। फिर किम उससे कहता है कि वो धन्यवाद कहने के लिए उसे खाना खिलाना चाहता है। इस पर योन बोलता है कि मेरे लिए बस एक कॉफी काफी है। कॉफी का नाम सुनते ही हमारे छोटे एलियन की तबीयत खराब हो जाती है। फिर तभी उन्हें एक वेटर ऑर्डर देने के लिए बोलता है। योन उसे एक आइस्ड अमेरिकानो के लिए बोल देता है और फिर किम बोलता है कि मैं यहाँ की सबसे अच्छी चीज लूंगा, वेनिला लैटे।
लेकिन प्लीज इसमें कॉफी ना डालें, मुझे कॉफी के स्वाद वाली कोई चीज नहीं चाहिए। ये सुनकर वेटर और योन दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि वेनिला लैटे भी एक कॉफी का ही प्रकार है। फिर वेटर उसे कह देता है कि हाँ, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। उनके रिएक्शन को देखकर किम सोचता है कि कहीं मैंने ये खुलासा तो नहीं कर दिया कि मैं एक एलियन हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद जब वे खाना खाने बैठे होते हैं तब योन उसे बोलता है कि वैसे मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपको सच में किडनैप कर लिया गया था, मुझे खुद वहां जाना चाहिए था। इस पर किम बोलता है कि हाँ, मैंने सुना था कि तुम उस रात डंगन ब्रेक को रोकने के लिए प्रबंध कर रहे थे। फिर योन बोलता है कि ईमानदारी से कहूँ तो वहाँ की स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए मेरे पास हंटर सियोन वोन योन पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर किम बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने देर रात तक भी कड़ी मेहनत की थी, लेकिन योन स्यूंग, क्या तुम हाल ही में सिर्फ डंगन ब्रेक को रोकने का प्रबंध ही कर रहे हो? तुम्हें गेट में प्रवेश किए हुए कितना समय हो गया है, उस समय को छोड़कर जब तुम मेरे साथ थे? यह सुनते ही यून थोड़ा नर्वस हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। यून की इस हालत को देखकर किम बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि तुम अभी भी गेट में जाने से डर रहे हो। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ ढंग से समझा दूंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट भी जरूर लिखें।